वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री ने शिक्षा जगत, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए कई बड़ी और अहम घोषणाएं की। बजट पर पीएम मोदी ने दी पहली प्रतिक्रिया। कहा, अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, नए अवसर पैदा करेगा बजट। विधानसभा चुनाव नजदीक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तरकाशी। सीएम धामी ने पुरोला बाजार में घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार, लोगों से वोट देने की अपील की। और विधानसभा को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी शुरू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उत्तराखंड का दौरा। गढ़वाल और कुमायूं में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। वक्त उत्तराखंड विशेष का है, लेकिन आज जो विशेष है वो है देश का बजट। अब देश का बजट आर्थिक सेहत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। चुनावी राज्य हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड भी तो उनमें से एक है। चुनावी लिहाज से ये बजट कितना फायदेमंद है, लोगों के लिहाज से ये बजट कितना फायदेमंद है, मैदान से लेकर पहाड़ों तक व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिहाज से ये बजट कितना महत्वपूर्ण है, मैदान से लेकर पहाड़ों तक जो स्किल इंडिया डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, जो स्टार्टअप इंडिया की बात कही जा रही है, उसे लेकर ये बजट कितना महत्वपूर्ण है। पहाड़ों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए बजट कितना महत्वपूर्ण है। ये तमाम बातें इस वक्त देश के घर घर में हो रही है। इसीलिए उत्तराखंड विशेष में हम इसी बजट से जुड़ी हुई तमाम बातों को समझने और समझाने के सिलसिले को जारी रखेंगे। कुछ विशेष अतिथि भी हमारे साथ इस विशेष प्रस्तुति में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है, इसे सपनों का बजट कहा जा रहा है, इसे देश को मजबूती देने वाला बजट कहा जा रहा है, इसे लॉन्ग टर्म मजबूती का बजट कहा जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। इसे समेकित और समावेशित बजट प्रधानमंत्री बता रहे हैं। पहले जरा सुन लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया और फिर शुरुआत करते हैं इस बजट को समझने और समझाने की। 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है।
हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। The special economic zones placed with partners. तो पहाड़ों का की जवानी और पहाड़ों का पानी याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी पहाड़ों के लिए होना चाहिए और पलायन को कैसे रोकना है इसके लिए जरूरी था कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको पूरी तरह से मजबूती प्रदान की जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की वहां पर मजबूती की बात हो रही थी उसे और ज्यादा आधार दिया जाए। ये तमाम बातें आज के बजट में समावेशित करने की कोशिश की गई है, लेकिन कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस बजट को भी दो नजरिए से देखा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म बजट है, ये अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई अर्थव्यवस्था को मजबूती तो तब मिलेगी जब आम आदमी की पॉकेट भरी होगी, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, वहां पे निराशा है। आशा निराशा के बीच में ये बजट कितने नंबर लेता है, दो विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और दोनों ही महारथी माने जाते हैं अपने अपने क्षेत्र, अर्थनीति के क्षेत्र की बात करते हो। स्क्रीन पर जरा ले आइए दो मुस्कुराते हुए चेहरे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, अर्थनीति के जानकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के पूर्व निजी सचिव वैभव डांगे जी। बहुत बहुत स्वागत वैभव जी, लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं और इसी के साथ हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी विशेष जगह बना चुके हैं। जब राजनीतिक चश्मे से चीजों को आकलन करना हो इसके लिए डॉक्टर एसके दत्ता, बहुत बहुत स्वागत दत्ता साहब आपका भी मैं करती हूँ। मैं आप दोनों के साथ चर्चा की शुरुआत में सबसे पहला कमेंट चाहूंगी, वैभव जी आपके साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स पर हमने डिस्कशन किया कि मजबूती देनी है इंफ्रास्ट्रक्चर को और जब मजबूती इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी तो देश मजबूत होगा। आर्थिक सर्वे को लेकर भी आपने, मुझे याद है कल रात में जब हम और आप जुड़े हुए थे तो आपने कहा था कि बहुत आशाएं हैं इस बजट से। अब बजट सामने आ गया है, बहुत सारी बातें हो रही है, आशा निराशा के बीच में परपाटी खींचने की कोशिश की जा रही है। आपके नजरों में आज का बजट क्या कहता है? वैभव डांगे जी। धन्यवाद लावली जी। जैसे मैंने कल भी कहा था इकोनॉमिक सर्वे के बाद, और मैंने उस दिन भी कहा था जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट की अपेक्षाओं पर चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है ये बजट जैसे हमने दोनों दिन चर्चा में मैंने अपेक्षा में कहा था, ये सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जारी रहेगा। मुझे लगता है वित्त मंत्री ने अपने आप को पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट से बचाया है और विकास को गति देने वाला, लॉन्ग टर्म दिशा में अर्थव्यवस्था को ले जाने वाला ऐसा बजट देने का बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग एक्ट किया है। क्योंकि कोविड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे, कोविड के बाद इकोनॉमिक में जिस प्रकार की एक स्लोडाउन आया था, इम्पैक्ट आया था, चाहे हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो, एमएसएमई हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, सब पे उसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा था। हमारा सोशल सेक्टर के ऊपर की आवश्यकता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर हमारा खर्चा बढ़ गया था, हमारे देश के गरीब लोगों के लिए सरकार को मुफ्त में राशन की व्यवस्था करनी पड़ी थी लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए। तो ये जो सारा प्रेशर था उसका इम्पैक्ट, रेवेन्यू हमारा कम हुआ था, टैक्स कलेक्शन हमारा कम हुआ था क्योंकि कोविड के कारण लॉकडाउन और उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे था। उन सब के बावजूद वित्त मंत्री ने फिस्कल डेफिसिट की बहुत ज्यादा चिंता ना करते हुए गति विकास की कैसे बनी रहे इस पर फोकस रखा। और मुझे लगता है उन्होंने केवल इंफ्रा, या मैं ऐसे लिमिटेड इसको नहीं कहूंगा, उन्होंने लगभग हर क्षेत्र को साधने का प्रयास किया। उन्होंने इंफ्रा पे फोकस जारी रखा, उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे चार्जर्स है, मोबाइल के ईयरफोन्स है, बाकी एसेसरीज है, उसको प्रमोट करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं घोषित की। उन्होंने कपड़े से संबंधित घोषणाएं की, उन्होंने एमएसएमई के लिए स्कीम को 5 लाख करोड़ से बढ़ाया। उन्होंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो कोविड से सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, जिसको अभी तक छुआ नहीं गया था, पिछले दोनों साल में कोविड की जो इंडस्ट्री के लिए चाहे वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव या एमएसएमई के जो इंसेंटिव्स थे उसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इंक्लूड नहीं था। जैसे उत्तराखंड की आप बात कर रहे हो, उत्तराखंड में टूरिज्म बहुत बड़ा और हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो उसमें इंक्लूड नहीं था। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को वित्त मंत्री ने साधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को पिछले साल लाल किले में घोषणा की थी कि 2027 में हम अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेंगे और इस वर्ष अमृत महोत्सव चल रहा है। तो क्या हम 25 साल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे जा सकते हैं? मुझे लगता है उसी दिशा में ये बजट एड्रेस कर रहा है और इसलिए बजट में
केवल एक्सपेंडिचर और खर्चा बढ़ाने की केवल व्यवस्था नहीं की है। तो वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस कैसे सरकार का रहेगा, उसमें कैसी गति ला सकती है, उस पर भी बहुत अच्छे ढंग से दिशा निर्देश दिए, कमेंट किए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग एक्ट और बधाई के पात्र वित्त मंत्री। 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं आज के बजट में वैभव जी? नंबर तो मैं क्या दूं, लेकिन मैं निश्चित 9 नंबर उनको दूंगा। एक नंबर मैं अपने व्यक्तिगत कारण से नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगा था थोड़ा टैक्स स्लैब भी बढ़ाने से मेरा बिल्कुल टैक्स बिल्कुल बच जाएगा। और देखिए ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है जी। लेकिन मैं बताऊं, ये बड़ा बड़ा रोचक है। मैं आपको बताऊं कि बीते कई घंटों से मैं बहुत सारे विशेषज्ञों के साथ जुड़ रही हूं, और जितने भी अर्थशास्त्री हैं और अर्थनीति के जानकार, वो 9 आउट ऑफ 10 बजट को दे रहे हैं, एक अपने लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स स्लैब में हम सभी आते हैं, तो थोड़ा सा वहां पर जरूर निराशा है। दत्ता साहब, आपके पास आते हुए देखिए, इतना तो जरूर है कि जब हम अर्थव्यवस्था को जब बूस्टर देने की बात करते हैं, हर जगह ना लोग बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, खासतौर से कोरोना काल में तो ये शब्द हर समय जुबान पर रह रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अर्थव्यवस्था को, किसी भी अर्थनीति को अच्छे नियत के साथ अगर पटरी पर लाना है तो मल्टी प्रोंग एक्शंस लेने की जरूरत थी, और आज के बजट में मल्टी प्रोंग एक्शंस को ही दर्शाया गया है। तो फिर क्यों कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम, कुछ लोग निराश हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस वाला बजट नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू सर, इस बजट में आपको क्या खास नजर आया, आपके नजरिए से बजट? लवनी जी, जो लोग अंधा चश्मा पहन के बैठे रहते हैं और जिन लोगों ने ठान ही लिया है कि नहीं हमें तो हर चीज पे बुराई देखनी है, जिनका खुद का सोच और मानसिकता बुराई वाला हो, उनके बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते और उनके विचारधारा को आप बदल भी नहीं सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज का जो ये बजट है, खास करके कोरोना काल के बाद, एक बहुत ही दूरगामी बजट है, और ये कहीं ना कहीं पे भारत को ग्लोबल पावर बनाने के परिपक्ष में एक ट्रेंड सेटर साबित होगा। मसलन आप अगर देख लीजिएगा, चार मोटे मोटे तौर पे पॉइंटर्स गिना देता हूं। एक तो है कि आपके घरेलू और छोटे उद्योग, मेरे भाई वैभव जी बैठे हुए हैं, आप पहले एमएसएमई मिनिस्ट्री को ही हैंडल करते थे। घरेलू और छोटे उद्योग को जिस हिसाब से विशेष रूप से अनुदान दिया गया है, वो अपने आप में एक ट्रेंड सेटर है। उसके साथ साथ कृषि के जगत पे आप अगर देखेंगे, जिस हिसाब से अनुदान दिया गया है, खास करके एमएसपी और तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से लाखों में एक तरह से आवंटन रखा गया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन के सेक्टर में आप अगर देख लेंगे, एजुकेशन के सेक्टर में भी, क्योंकि 2022 से नया एजुकेशन कानून लागू होने वाला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाला है, उस पे भी जिस हिसाब से आवंटन किया गया है, केवल आवंटन नहीं, तमाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, प्रदेश के यूनिवर्सिटीज को जिस हिसाब से कहा गया है कि आप लोग विस्तार कीजिए, और उसके लिए जिस हिसाब से अनुदान दिया गया है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में आप अगर देख लीजिएगा, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, बेटवा और केन का जो इंटरलिंकिंग के लिए जो विशेष रूप से अनुदान दिया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ साथ डिजिटल जगत में, और मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी होती है लवनी जी, आप सबके साथ आज मैंने सुबह एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल और इंटरव्यू मैंने शेयर किया था यूरोप के काफी सारे प्रसिद्ध अखबारों के साथ, और उसके साथ साथ बहुत सारे मैगजीन्स के साथ, जब मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने कहा था कि और क्रिप्टो करेंसी अगर नियंत्रित नहीं होता है और उसको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो किस तरह का दूरगामी परिस्थिति पैदा हो सकता है भारत में, और किस तरह से भारत के इंटरनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को किस हिसाब से तहस नहस कर सकता है। मुझे खुशी इस बात की है कि 2-3 चीजों पे जो मैंने कहा था क्रिप्टो करेंसी को लेके, एक की आरबीआई के निगरानी में अपना घरेलू क्रिप्टो करेंसी हो, यानी कि रुपए को ही क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाए, और उसके साथ साथ शुल्क लगाया जाए प्राइवेट प्लेयर्स पे, जो लोग क्रिप्टो करेंसी के लेके तमाम तरह के धांधली करते हैं और तमाम तरह के गैर कानूनी काम करते हैं, उसपे जो 30% के आसपास जो अंकुश लगाया गया है टैक्स के माध्यम से, मैं समझता हूं कि ये दोनों चीजें जो हमारे देश के माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट किया है,
ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो आप जी, माननीय तो प्रधानमंत्री दत्ता जी साहब, को आपने क्योंकि लिखने वाला क्रिप्टो हूं। करेंसी की बात कर ही दी है, तो मैं आपसे एक सवाल जरा करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जैसे ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये जो डिसीजन लिया गया है टैक्स का 30% टैक्स स्लैब का, उसके बाद से ही ना ये चर्चा शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है, क्योंकि टैक्स तो हम नहीं, उसी चीज लीगल पर तो देंगे ना जो जो लीगल होता है। और इसके अलावा ये भी बात लीगल चल रही है कि क्रिप्टो करेंसी, जो पहले ये कहा जा रहा था कि इस तरीके की करेंसी, क्रिप्टो करेंसी पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर देती है, तो अब अगर टैक्स भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी भी खड़ी हो रही है, तो ये सारी चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? आप किस तरीके से, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए प्लीज। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने दर्शकों के लिए इस महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। मैं समझता हूं कि इनडायरेक्ट रेगुलेशन लगाया गया है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, खास करके बिटकॉइन और तमाम जितने सारे आपके जो डिजिटल करेंसी होते हैं उन सब पे, क्योंकि 30% के आसपास शुल्क लगा देना ये बहुत बड़ी शुल्क होता है और कोई मामूली प्रतिशत में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में तो अंकुश लगाया ही गया है। उसके साथ क्रिप्टो करेंसी को लीगल प्लेटफॉर्म में लाने के लिए भारत के घरेलू क्रिप्टो करेंसी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निगरानी में होगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद स्थापित करेगी आपके अपने खुद की बिटकॉइन या फिर अपने खुद के रुपए को जिस हिसाब से डिजिटल करेंसी हिसाब से बनाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं पे रेगुलराइज करता है हिंदुस्तान के करेंसी को। ये दोनों चीजें मैंने कहा था लगातार तमाम अपने लेखों के माध्यम से, और अंतरराष्ट्रीय पटल पे मैंने कहा था। आप मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि मेरे ये दोनों बिंदुओं को हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने एक्सेप्ट की है, आप मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखने वाला हूं कि प्रधानमंत्री जी आप बिटकॉइन जैसे तमाम जितने सारे करेंसी है जो बहुत उथल पुथल और हाहाकार मचाता है, और खास करके जिस हिसाब से नार्को टेररिस्ट और उसके साथ साथ हवाला के लोग जिस हिसाब से इसका दुरुपयोग करता है, आप इन तमाम जितने सारे प्राइवेट संस्थाएं हैं जो लोग बिटकॉइन जैसे चीजों को पूरा दुनिया भर में फैलाता है, उस पे पूरा कंप्लीट बैन लगाइए। अब समय आ चुका है कि भारत के स्ट्रेटेजिक चीजों को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इन सब प्राइवेट करेंसी पर बैन लगाया जाए। और हमारे यानी जो डिजिटल ये क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो इकोनॉमी पर प्रहार किया जा रहा है, उसके लिए भी अब एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, और प्रधानमंत्री को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये अपील आपकी है। और मुझे लगता है कि जब ये कार्यक्रम सुदर्शन के मंच से जाता है तो दूर तलक बात जाती है, बातें जाएगी। और वैभव जी, क्योंकि दूर तलक बातें जाने की हो रही है, तो क्रिप्टो करेंसी से एक बार फिर से जरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ जाते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई सेक्टर को आपने एकदम करीब से देखा है। खास तौर से हमने लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात की थी पहले, कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और जितना उस पर हम कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि आज के बजट में उस लॉजिस्टिक कॉस्ट पर भी कहीं ना कहीं से एक बड़ी परिपाटी खींच दी गई है इस बजट में, और इसका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को होगा? बिल्कुल लावनी जी, आपको याद होगा 2 दिन पहले जब डिस्कशन में हमने लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट पर बहुत चर्चा हमने की थी, रमेश अग्रवाल जी जो ट्रांसपोर्ट के बड़े व्यापारी है वो हमारे साथ अपनी बात रख रहे थे। अगर हमारे देश के बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बनाना है ग्लोबल मार्केट में, तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उस दिशा में एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो जो कदम उठाना आवश्यक है। सरकार ने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं किया, तो सरकार ने, वित्त मंत्री ने अपने पूरे भाषण में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की बात की। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इस साल में काम शुरू होगा, अनाउंस होगा और काम शुरू होगा, इसकी घोषणा उन्होंने की। साथ ही साथ केवल सड़कें अच्छी बनाना, रेलवे अच्छी बनाना, जैसे किसानों के लिए रेलवे के लिए कई प्रकार की घोषणाएं उन्होंने की। नई रेलवे लाइंस को लाइट एल्यूमिनियम से बनाने की बात उन्होंने की, वाटरवेज बनाने की बात उन्होंने की, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड अर्बन एरिया के लिए उन्होंने रोपवे जैसे इनोवेटिव मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मास ट्रांसपोर्टेशन की बात उन्होंने की, जिसकी घोषणा उन्होंने की कि ऐसे 10 प्रोजेक्ट 2022-23 में शुरू होंगे। तो मुझे लगता है बहुत लॉन्ग टर्म ऐसे सारी बातों को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। साथ ही साथ एक बात मैं और कहूंगा, केवल
उन्होंने घोषणा कर कर पैसे की व्यवस्था नहीं की, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी फोकस करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे सारे अलग अलग मंत्रालयों के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो, इसलिए पीएम गति शक्ति के तहत इन सारे प्रोजेक्ट पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनवायरमेंट और बाकी मंत्रालय की क्लियरेंस जल्दी हो, इसलिए परिवेश नाम का एक पोर्टल बनाया है जिससे क्लियरेंसेस और अप्रूवल तेज गति से कैसे हो। साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंप्रूव हो और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इंप्रूव हो, इसलिए उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स में जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स है, सरकार की जितनी एजेंसीज है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, जिसके कारण आपस में उन दोनों का डेटा एक दूसरे के साथ शेयर होगा। इसको हम केवल एक प्लेटफॉर्म पे लाना इतना छोटा मुद्दा नहीं है। अगर हम उसको प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे तो एक कंटेनर जब हमारे पोर्ट पर आता है या हमारा मैन्युफैक्चरर कंटेनर पोर्ट के लिए भेजता है, तो उसका ई वे बिल है, उसका टोल प्लाजा पे चेकिंग है, उसके बाद बॉर्डर चेकिंग जी, ये सारा डेटा जब एक दूसरे से बात करने लगेगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगेगा, तो उसके लिए लगने वाली उसकी पेपर वर्क बहुत कमी होती है, उसके ऊपर आने वाला इंपैक्ट बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को लॉन्ग टर्म में पीएम गति शक्ति योजना में माननीय प्रधानमंत्री ने इसको बहुत गंभीरता से कहा था कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और अगर हमारे देश, और इसको केवल लॉजिस्टिक्स से इस तक सहमत नजरे से मैं नहीं देखता हूं, हमारे देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग को हमको बढ़ावा देना है, हमारे देश के एमएसएमई को हमको ताकतवर बनाना है, लघु उद्योग जो सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करते हैं उन पर अगर फोकस करना है, तो इन सब चीजों का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन बनता है, जिसके कारण हमारे उद्योग और ज्यादा कॉम्पिटेंट होंगे। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, उन्होंने ईज ऑफ लिविंग की बात की आम आदमी के लिए। तो मुझे लगता है हर चीज को साधने की कोशिश वित्त मंत्री ने की है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया है उसके कारण उसका जो सीधा ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जैसे हाईवे राष्ट्रीय राजमार्गों में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इस साल 25,000 किलोमीटर के नए राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े जाएंगे। उसके लिए उन्होंने इस बार बजटरी एक्सपेंडिचर और प्रोविजन बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ से 1,99,000 करोड़ किया, लगभग 68% की बढ़ोतरी उन्होंने की। अब ये सारा पैसा कहां जाएगा? 22 नए एक्सप्रेसवे बनाने की बात उन्होंने की। अब ये सारा इस साल के फाइनेंशियल ईयर में ये सारा पैसा अगर हमें 3 साल में सड़कें बनानी है, तो उसके लैंड एक्विजिशन के लिए, सर्वेस के लिए, डीपीआर के लिए ये पैसा जाएगा। अब लैंड एक्विजिशन जब होता है, जमीन का जब भूमि का अधिग्रहण होता है, तो उसका पैसा हमारे किसानों के पास, हमारे छोटे आदमी के पास, गांव गांव में जगह जगह पे ये पहुंचता है। और वो पैसा नीचे पहुंचता है, तो आपने शुरुआत में कहा था कि आम आदमी के पास जेब में पैसा कैसे आएगा खर्च करने के लिए, तब ये पैसा नीचे पहुंचता है तो उसकी एक्सपेंडिचर पावर बढ़ती है। वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है, वो अलग अलग जगह पे खर्च करता है, वो अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करता है, वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, अपने परिवार में बच्चों बेटियों की या बेटों की शादी करता है। तो इस प्रकार की योजना के तहत वो अपना पैसा, इसी पैसे का उपयोग करके अपनी एक्सपेंडिचर और बढ़ाता है और पूरी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा चेन है। तो मुझे लगता है इसको इस ढंग से ठीक है, उसका ज्यादा महत्व समझ में आएगा। जी, यानी इंटरकनेक्टिव है सब चीजें। दत्ता साहब, जैसे कि अभी वैभव जी बता रहे थे कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं तो निश्चित रूप से हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन पता है ये थोड़ी सी विडंबना है, जो हम आम आदमी जो होता है ना, वो देखता है कि भाई टैक्स को लेके, खास तौर से देखिए मैं सुबह से ही देख रही हूँ कि चर्चा उस मिडिल क्लास पर आकर अटक जा रही है जिसको सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है ड्यूरिंग कोरोना काल में। और ये फैक्ट है, इस चीज़ को वैभव जी ने भी कल एक्सेप्ट किया था, आप भी इस चीज़ को डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो एक धारणा है कि लॉन्ग टर्म के बारे में तो सोच लिया गया है, इंफ्रा को मजबूत करना चाहिए भी, एक देश के विकास के लिए, देश के लोगों के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन वो जो 40 to 42% जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, अगर उसकी परेशानी दूर नहीं होती है, उसकी समस्या अभी 10 की 10 बनी हुई है। जिस एक्सपेंडिचर पावर की हम बात कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर पावर तो तभी बढ़ेगा ना कि जब उसके पॉकेट में पैसे होंगे। क्या वो पैसा घूमकर इस बजट के आधार पर आएगा उस आम आदमी के पास? हम टॉप की बातें कर लेते हैं, हम बॉटम की बात कर लेते हैं, वो मिडिल कहाँ चला जाता है? वो वैक्यूम कैसे भर पाएगा? दत्ता साहब, देखिए यहाँ पे 2-3 बात पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। एक तो है कि आपके तमाम जिस तरह के फैसिलिटीज बढ़ाया गया
है बच्चों के एजुकेशन को लेके, और खास करके तमाम जिस तरह के नए नए स्कीम्स के जो घोषणाएं हुई है वो भी तो कहीं ना कहीं पे मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक चीज है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए तमाम जिस तरह के फैसिलिटीज की घोषणा की गई है, और जिस हिसाब से तमाम चीजों पे नया नया योजनाओं को लागू करने की जो बात की गई है, खास करके महिलाओं को लेके, बच्चों को लेके और यूथ को लेके, वो भी कहीं ना कहीं पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के व्यक्तियों को प्रभावित करेगा, और उससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ही फायदा होगा जरूर। मैं समझता हूं कि हाँ, टैक्सेस पे थोड़ा सा और अगर 0.25% के आसपास अगर छूट दी जाती तो शायद और अच्छा रहता, पर कहीं ना कहीं पे आपातकालीन परिस्थिति पैदा हुआ था कोरोना काल के चलते, और तमाम जिस हिसाब से सरकार ने लगातार तमाम जिस तरह के फ्री वैक्सीनेशन स्कीम से लेके फ्री आपके रेशन स्कीम से लेकर तमाम जिस तरह की चीजें लगातार सरकार ने चलाया है, तो सरकार के पास भी तो पैसा की तो खपत है, और उस पैसा जनरेट करने के लिए भी तो एडिशनल एरिया से आपको रिसोर्स की जनरेशन की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे एमएसपी पे जिस हिसाब से बड़े पैमाने पे जो छूट दी गई है, और उस पे जो कहा गया है कि करोड़ों में किसान लाभदायक हो गए इस डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से, क्या मतलब कि आम जनता के लिए नहीं है, वो भी तो बेशक आम जनता के लिए ही है। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, और उसके साथ साथ आपको रूरल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए तमाम जिस तरह के रिफॉर्म्स की घोषणाएं की गई है और जिस हिसाब से पहल किया गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके साथ साथ खास करके मिडिल क्लास के लोग जो और युवा पीढ़ी के लोग जो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पेमेंट करते हैं और डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं, उनको लगभग 1% के आसपास और छूट दी गई है सेस को लेके, तो वो भी तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो भी फायदे की बात है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब मैंने इसीलिए आप दोनों विशेषज्ञों से ही ये बात समझने की कोशिश की, क्योंकि देखिए आवाजें बहुत तरीके की उठ रही हैं, तो अगर कोई भ्रम हो तो उसे दूर कर देना चाहिए, और इसीलिए अभी कोई पॉलिटिकल गेस्ट नहीं, सिर्फ वो विशेषज्ञ जो इस बजट को आसानी से आम जनमानस को समझा सके। सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, आप दोनों के साथ इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।